अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप हैं इस वक्त इसरार के साथ और आज के प्रोग्राम में भी हम हस्बी मामूल 2-3 टॉपिक्स पे बात करेंगे। आपको मालूम है कि बाड़ा की सूरत हाल पे पिछले दिनों में भी हमने बातचीत की थी और हम देख रहे हैं कि वहाँ पे मुआहदा जो हुआ है उसके बाद भी अभी तक टेंशन्स उस एरिया में मौजूद हैं। तालिबान के कुछ मुतालबात चल रहे हैं कि कुछ लोगों को छोड़ा जाए वरना हम जो मुग़वी अहलकार हैं उनको कत्ल कर देंगे। और इसके साथ साथ आप देखें कि हंगू की सूरत हाल भी जो है वो भी अभी तक अंडर कंट्रोल नहीं है। स्वात की भी सिचुएशन जो है वो भी देखना चाहते हैं कि वहाँ पे क्या सूरत हाल है। इसके साथ साथ आपको मालूम है कि कल योम इल्हाक़ पाकिस्तान कश्मीरियों ने मनाया और एक बहुत बड़ा दिन है उनकी हिस्ट्री में और इसका भी ज़रा तज़किया करेंगे। वहाँ पे एक वाक़या हुआ, इसी तरह की जो कॉन्फ्रेंस मकबूजा कश्मीर में हो रही थी, वहाँ पे जो प्रो इंडियन कश्मीरीज़ हैं जिनमें उमर अब्दुल्ला साहब और महबूबा मुफ्ती साहबा हैं, वो वहाँ पे गए तो उनके साथ कुछ सलूक अच्छा नहीं किया वहाँ के कश्मीरियों ने। ज़ाहिर है कि उनकी पॉलिसीज़ की वजह से। साथ साथ हम देखना चाहेंगे कि वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी साहब अपना दौरा मुकम्मल कर चुके हैं अमेरिका का और वो वाया लंदन पाकिस्तान वापसी के लिए वहाँ से चल निकले हैं। उनका भी ज़रा देखेंगे कि दौरा कैसा रहा। लेकिन इन तमाम अमूर के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ ला चुकी हैं डॉक्टर फिरदौस आशिक़ा अवान साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखती हैं, MNA हैं, सियालकोट में बहुत बड़ा काम कर रही हैं। और उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं सलमा मलिक साहिबा, ये भी इंटेलेक्चुअल हैं और कायम यूनिवर्सिटी में पढ़ाती भी हैं और अच्छा काम कर रही हैं रिसर्च के हवाले से भी। हम सब चीज़ें डिस्कस करेंगे और साथ साथ हम मुख्तलिफ़ जगहों पे जाते हुए जंप्स लेते हुए सारी जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। टू स्टार्ट विद डॉक्टर साहबा, हम देख रहे हैं कि वॉर एंड टेरर जो हमारी है वो जो पिछली गवर्नमेंट थी उस पर हम क्रिटिसिज्म देखते आए कि जी आप वॉर एंड टेरर को सही तरह कंडक्ट नहीं कर रहे हैं, वो आपको इश्यूज़ का नहीं पता है या आप बहुत प्रो अमेरिका हो गए हैं, आपने बहुत से मसाइल पाकिस्तान के लिए खड़े कर दिए हैं। अब नई गवर्नमेंट आने के बाद क्या चेंज आई है वॉर एंड टेरर के हवाले से कि अभी तक उस रीजन में कोई चैन लोगों को नसीब नहीं हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करती हूँ कि जो ओवरऑल एक ड्रास्टिक चेंज आनी चाहिए थी, बज़ाहिर लोगों को एक तब्दीली नज़र आनी चाहिए थी, उसका उस तरह से इम्पैक्ट अभी आवाम के जहन पे नहीं पड़ा, ना नज़र आया। मीडिया भी उसमें विजिलेंट उन सारी चेंजेस को ऑब्जर्व कर रहा है। लेकिन इससे पहले मुझे थोड़ा सा पीछे जाना होगा कि आपको पता है कि जो बीज लगाया जाता है जब तक वो दरख्त बनता है और वो फिर उस पे फल आना है या कांटे आने हैं, वो कीकर में कन्वर्ट होना है या सेब के दरख्त में, वो लगाने वाले की नीयत पे होता है कि वो किस किस्म का बीज बो रहा है। ये जो दहशतगर्दी का बीज शुरू हुआ और उसको लगाने वाले एक फौजी डिक्टेटर और आमर ज़ियाउल हक का दिया हुआ तोहफा है कि वो आहिस्ता आहिस्ता अब एक तनावर दरख्त बन के वो इस हद तक जड़ें इस मुल्क की सरजमीन में गाड़ चुका है कि उस दरख्त को एकदम से उखाड़ के बाहर फेंकना जो है ये किसी के बस की बात नहीं है। इसके लिए टाइम चाहिए और उतना टाइम चाहिए कि एटलीस्ट आप वो जो पॉलिसीज़ थी, वो जो एक रोड मैप था दहशतगर्दी के साथ जंग का इंटरनेशनल सिनेरियो में आपके साथ जो प्रीवियस गवर्नमेंट के साथ जो अलाइज थे, जो पार्टनर्स थे, जो स्टेक होल्डर्स थे, उन सब को आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे कन्विंस करना और अकॉर्डिंग टू दी फीलिंग्स ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान उनकी पल्स के साथ उनकी पल्स को मिलाना और फिर उसके अंदर चेंजेस लाना, ये एक वो एक लॉन्ग लास्टिंग प्रोसेस है। और जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान और उनकी टीम जो है वो बड़ी कमिटमेंट के साथ उस चेंज की तरफ बढ़ रहे हैं। और उसमें सबसे अहम चीज़ जो देखें कि जो फोर्सफुल एलिमेंट था कि जो प्रीवियस गवर्नमेंट ने शुरू किया, तो हमने कोशिश की कि इस गवर्नमेंट ने एक चेंज जो दी अवाम को, वो डायलॉग का रास्ता अख्तियार किया, निगोसिएशन, और कोशिश की कि उन इश्यूज़ को एड्रेस किया जाए जिसकी वजह से ये सारे वाक़यात जन्म ले रहे हैं। और स्पेशली जो रूट काज है वहाँ पे, अब वो रूट काज को देखते हुए उस तक पहुँचते हुए और उसके ऊपर जो एक्शंस आपने देखे कि इन स्पाइट ऑफ ऑल दोज गुड विल जेस्चर्स जो हमारी तरफ से आए, वो दूसरी तरफ से रेसिप्रोकल हमें रिस्पांस नहीं मिला। और अनलकीली वो जो लोग इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, जो डायरेक्ट हमारे
रिट को चैलेंज कर रहे हैं, गवर्नमेंट की रिट को चैलेंज कर रहे हैं, एक सॉवरन कंट्री की रिट को चैलेंज कर रहे हैं, वो पाकिस्तानी नहीं है, उनका पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, उनका दीन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, उनका मज़हब के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, वो एक स्पॉन्सर्ड एलिमेंट्स हैं जिनको वहाँ पे लाया गया, बिठाया गया, ब्रीड किया गया, ग्रो कराया गया है, और वो अब इस हद तक स्ट्रांग हो गए हैं कि वो स्टेट विद इन स्टेट कायम करके, लेकिन स्टेट विद इन स्टेट का जो एक कॉन्सेप्ट है, ये इस तरह के हालात वहाँ पे होते हैं डॉक्टर साहब जहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। जहाँ पे भी आप वैक्यूम छोड़ते हैं वहाँ पे आप अगर विड्रॉ करते हैं तो कोई ना कोई और पावर, कोई और फोर्स जो है वो वहाँ पे आके उस वैक्यूम को फिल कर देती है। वैक्यूम क्यों छोड़ा गया है वहाँ पे? देखिए, ये जो हमारी रशिया के साथ जो वार चली और जिसने आपने देखा कि हमारी पूरी इकोनॉमिक वैल्यूज़, हमारी सोशल वैल्यूज़, हमारी रिलीजियस वैल्यूज़ को जिस बुरी तरह से डैमेज किया, उसके प्रिकॉशंस और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं आज ये नस्ल भुगत रही है, और उसके इफेक्ट्स जो हैं ये वही कंटिन्यूटी है। लेकिन जो वैक्यूम की आप बात कर रहे हैं, तो वैक्यूम जिन लोगों ने वहाँ क्रिएट किया उनके इंटरेस्ट उस वक्त और थे, और जब उनके इंटरेस्ट अचीव हुए तो हमें बेयारो मददगार छोड़ के वो चले गए। दोबारा अब जब उनके इंटरेस्ट एट स्टेक लगे हैं और उनके अपने बेनिफिट्स को थ्रेट्स नज़र आई है, तो अब दोबारा से उनको ये एलिमेंट जो है वो इफेक्ट होता नजर आया। मैं सलमा मलिक साहब को बीच में लाऊंगा जरा कि सलमा मलिक साहब आप जरा इसका मुझे एक इंटेलेक्चुअल एनालिसिस करके बताएं कि अभी जो सिचुएशन चल रही है इसमें जो प्रीवियस गवर्नमेंट की पॉलिसी थी फॉर दैट रीजन, ये उसी की कंटिन्यूएशन आप देख रही हैं या इसमें कुछ चेंज है? डायलॉग, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि हमने डायलॉग शुरू किया है, लेकिन डायलॉग शुरू करने के साथ साथ ही हमने देखा कि वहाँ पे मिलिट्री ऑपरेशन भी शुरू हो गया। तो इज इट अ कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रीवियस गवर्नमेंट्स पॉलिसीज और व्हाट? बिल्कुल जी, बात असल में ये है जिस तरह डॉक्टर साहब अभी फरमा रही थी कि ये जितना भी आज टेररिज्म आज देख रहे हैं ये 1970 लेट 1970s से लेट 1980s 11 ईयर्स जो रहे हैं अफगान जिहाद के सो कॉल, ये उनका हम फल या खमियाजा भुगत रहे हैं बिलाशुबा, दैट थिंग इज़ देयर। पर अनफॉर्चुनेटली एक बात से मैं थोड़ा सा इनहराफ करूँगी कि इट वॉजंट एग्जैक्टली एन अमेरिकन वॉर दैट वी वर फाइटिंग। इस लड़ाई में हमारे अपने भी बहुत से स्टेक्स थे, ठीक है जी, वो हम सबको वाजे हैं। कौन कौन लोग पाकिस्तान की तरफ से उस लड़ाई में शामिल थे, जिहाद क्यों बनाया गया, जिहाद का नारा क्यों लगाया गया, आपकी यानी सोसाइटी की एक इतनी बुरी तरह से डिस्टॉर्शन हुई कि वो दिन और आज का दिन आपकी सोसाइटी अब तक अपने आप को रिलीजियस ग्राउंड्स पे बहुत सारी और चीज़ों के ऊपर रिफॉर्म नहीं कर सकी। ये एक बहुत हमारे लिए मेरे ख्याल में अगली कई नस्लों को, यही नस्ल नहीं बहुत नस्लों को भुगतना पड़ेगा। जहाँ तक रही पिछली गवर्नमेंट की बात, तो एक चीज़ आप देखिए कि जब भी टेररिज्म की बात होती है तो द लाइकली आंसर एवरी स्टेट हैज़, स्टेट एक्टर हैज़ इज़ कि जी आप उसको बाय फोर्स जो है स्क्वॉश करने की कोशिश करें। अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ उस तरह मुमकिन नहीं हो सकती, क्योंकि ये जो टेररिज्म आज हम फेस कर रहे हैं पोस्ट 9/11 आपके मुल्क में एज प्योर टेररिज्म की शक्ल में दाखिल हुई है। पर अगर आप 9/11 से पहले के हालात देखें तो आपके मुल्क में ये कभी सेक्टेरियन मिलिटेंसी की शक्ल में आती थी, कभी एथनिक मिलिटेंसी की शक्ल में आती थी, कभी जंग बिकेम अ नो गो एरिया, कभी कराची बिकेम अ नो गो एरिया। आपके मेजर मेट्रोपोलिस, सिटी सेंटर्स, ऑल योर प्रोविंसेस, ऑल योर मेजर सिटीज गॉट अफेक्टेड टेरिबली। सो टेररिज्म तो आपके मुल्क में उस दिन, जिस दिन आखिरी सोवियत सोल्जर पुल आउट किया है और आखिरी जिहादी पाकिस्तान में री एंटर किया है, तो टेररिज्म आपकी शुरू हो गई थी। जिन एक्टर्स ने, नॉन स्टेट एक्टर्स कहें, सब स्टेट एक्टर्स कहें, जिन्होंने अफ़गानिस्तान में जिहाद स्पॉन्सर किया था या उसमें मदद की थी, दे वर नाउ यूजिंग दीज पीपल फॉर देयर ओन वेस्टेड इंटरेस्ट, वेरी अनफॉर्चुनेटली। अब उसका नतीजा ये हुआ कि आपके मुल्क में दहशतगर्दी मुख्तलिफ़ शक्लों में फैलना शुरू हो गई। जब तक आपके मुल्क में वो महदूद रही वो ठीक था। जब वो अफ़गानिस्तान और अलकायदा की शक्ल में, क्योंकि अफ़गानिस्तान में वो जो पावर वैक्यूम जिसकी आप बात कर रहे हैं वो बहुत विजिबली वाज़े था, सो जब वो चीज़ ग्लोबल लेवल पे आई, सो देन द एंटायर वर्ल्ड इंक्लूडिंग अमेरिका स्टार्टेड टू। लेकिन अभी जो आप देख रही हैं इसमें क्या सूरत हाल है? पिछली गवर्नमेंट का जो पॉलिसी थी
वो यही थी कि दे केम वेरी हैवी व्हेन इट केम टू दे केम हैवी बाय फोर्स कि जी इनको हम अनफॉर्चुनेटली जी ये जो लड़ाई है इसमें मसला ये है कि आपके अपने भी बहुत से लोग इन्वॉल्व हैं, आपके अपने मुल्क में बैठे हुए बहुत से लोग इन्वॉल्व हैं, और जब आपकी लड़ाई एक तरह से इंटरनल हो जाए तो उसमें आपका एनिमी वाजे नहीं होता, उसमें कोलैटरल डैमेज के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और आपने देखा है कि NWFP में बहुत कोलैटरल डैमेज हुआ है, अगर हम ये अमेरिकन टर्म इस्तेमाल करें। सो उसकी वजह से एक वाइडर पॉपुलेशन सेगमेंट जो है आपका बहुत डिवाइड होकर रह गया है, बहुत एलियनेट हुआ। और जो पॉलिसी नई गवर्नमेंट ने शुरू में अपनाने की कोशिश की थी कि जी डायलॉग करते हैं, परहैप्स ऐसे बहुत सारे एक्टर्स इस गेम में इन्वॉल्व हैं, बिकॉज ये कोई एक यूनी डायमेंशनल प्रॉब्लम तो है नहीं, ये एक मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम है, इसमें बहुत से ठीक है। इसमें मज़ीद बात करते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि जिस तरह सलमा मलिक साहबा कह रही हैं कि डायलॉग आपने शुरू किया और कुछ ही दिनों के बाद हमने देखा कि जब हमारे दोस्त वो जो अक्सर आते हैं यहाँ पे, वो जो दाढ़ी वाले हैं जिनका वो रिचर्ड बाउचर साहब, वो अक्सर यहाँ पे आते रहते हैं, वो जब आना शुरू हुए 2-3 दफ़ा आए तो साथ ही डायलॉग ख़त्म हो गया और फोर्स का सिलसिला शुरू हो गया, क्योंकि हमने देखा कि जब आपने डायलॉग शुरू किया यहाँ पे लोकल पॉपुलेशन उसको वेलकम किया और वाशिंगटन में अलार्म बेल्स जो हैं वो बजनी शुरू हो गई थी। तो ये जो पॉलिसी चेंज आई ये अजीब तरीके से आई और ये ग्राउंड सिचुएशन की वजह से नहीं आई, ये किसी और वजह से आई। नहीं, देखें इसमें बेसिकली ये है कि जो डायलॉग का प्रोसेस है, कोई भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है वो हमेशा नेगोशिएशन पे जाती है, फोर्स जो है वो लास्ट रिजॉर्ट होता है, और उसमें मौजूदा गवर्नमेंट ने जब टेक ओवर किया तो वही रास्ता अख्तियार किया जो एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट को करना चाहिए। और अभी भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने अपना साइड बाय साइड डायलॉग थ्रू जिरगा और वहाँ जो पॉलिटिकल एलिमेंट्स हैं, जो वहाँ के डायरेक्ट स्टेक होल्डर्स हैं, जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो फाटा के आई मस्ट से के जो डिपेंड करता है जिन पे जो फोर्सेस हैं, ड्राइविंग फोर्सेस हैं, उनको साथ एंगेज किया हुआ है नेगोशिएशन स्ट्रेटजी में। लेकिन उसके साथ साथ जब उस नेगोशिएशन को और उन डायलॉग प्रोसेस को कमज़ोरी समझा गया और रिट ऑफ द गवर्नमेंट को चैलेंज किया गया, तो फिर अनलकीली सेकंड फोर्स को भी इंटरवीन करना पड़ा और उसमें वो जो सिक्योरिटी एलिमेंट्स थे, जब उनको तालिबानाइजेशन की शक्ल में वहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करनी मिली, तो आप वहाँ सरेंडर तो नहीं कर सकते थे, फिर आप उनके हाथों अपने सिक्योरिटी एलिमेंट्स को मज़ीद हाईजैक तो नहीं करवा सकते थे। वहाँ डेफिनेटली आपको फिर एक ऐसा स्टांस लेना था कि डायलॉग का प्रोसेस अपनी जगह, लेकिन उसको कमज़ोरी ना बनाया जाए। जिन एलिमेंट का आप जिक्र कर रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारे साथ एक इंटरनेशनल फोरम वार अगेंस्ट टेररिज्म में काम कर रहा है, जिसमें पूरी वेस्टर्न अमेरिका है। डॉक्टर साहब, मेरा जो कंसर्न है वो ये है कि आप पिछली गवर्नमेंट में भी थी, पिछली गवर्नमेंट के ऊपर क्रिटिसिज्म होता था कि ये अमेरिका की गोद में चले गए हैं, अमेरिका ये हो गया वो हो गया। क्या चेंज आया है? मैं देख रहा था कि शाह महमूद कुरैशी साहब वाशिंगटन में वज़ीर ख़ारजा कोंडोलीज़ा राइस साहबा से मुलाकात करने जाते हैं, द वेरी डे सेम डे यहाँ पे अंगूर अड्डा के ऊपर हमारे जो इत्तेहादी साहब हैं वो हमारे ही सोल्जर्स को मार के तो चले जाते हैं। तो ये क्या तोहफा दिया उन्होंने हमारे वज़ीर ख़ारजा साहब को? ये क्या पॉलिसी है, क्या ये इत्तेहाद है? इसकी समझ नहीं आ रही। देखिए बेसिकली ये चीज़ें जो हैं वो आई एग्री विद यू कि एक सॉवरन कंट्री की जो आइडेंटिटी है उसको हर सूरत पे हमें मेंटेन करना है, और पाकिस्तान जो है उसकी सालमियत को इंश्योर करना डिसाइड पॉलिटिकल या नहीं करनी चाहिए। मुझे बिल्कुल करनी चाहिए। और जनाब मिस्टर बाउचर, दिस इज द रेड लाइन। एब्सोल्युटली देखें, अभी जो जिस किस्म का प्रेशर है, अमेरिकन प्रेशर है हमारे इस पॉलिटिकल गवर्नमेंट के ऊपर है, ओवरऑल आपको पता है कि हमारे जहाँ उनको इंफॉर्मेशन हैं, सिक्योरिटी इश्यूज हैं, मसाइल हैं, इस चीज़ से तो कोई इनकार नहीं कर सकता ना कि हमारी जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है उससे तो कोई नफी नहीं कर सकता कि अफगानिस्तान में उज़्बेक कहाँ से आ रहे हैं, चेचक कहाँ से आ रहे हैं, ये हमारे अपने मुल्क के अंदर फाटा के अंदर उनको एंट्री कहाँ से। सिचुएशन जो है वो यहाँ तक आ गई है कि आपके पुराने दोस्त जो हैं चौधरी परवेज इलाही साहब, वो कह रहे हैं कि हमारे जमाने में करज़ई साहब ने इस तरह की स्टेटमेंट दी थी। आप ये देखें कि वो पूरी दुनिया को पता है, उनके लतीफ़े तो चलते रहते हैं और लोग खुद उस पे हंसते हैं, क्योंकि वो जब गवर्नमेंट में थे तो ये सारी चीज़ें उस वक्त उनकी बोलती बंद थी।
अब वो जो है वो उन्हें मुल्क की सॉवरेनिटी भी याद आ गई है और मुल्क की सालमियत भी याद आ गई, और ये सारी बातें पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स की हद तक तो हो सकती हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट अपने इत्तेहादियों के साथ मिलके इस मुल्क की जो सॉवरेनिटी है उसको प्राइमरी रखते हुए किसी मुल्क के सामने एट द कॉस्ट ऑफ आवर नेशनल इंटरेस्ट हम कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। मैंने एक प्रोग्राम में पहले भी कहा था और आज फिर आपकी इजाज़त से ये बड़ी हम्बल सी सबमिशन दूंगा कि जब हमारे लोगों को वो आके मार जाते हैं और हमारे फौजियों को भी शहीद कर जाते हैं तो वो कहते हैं कि ओहो गलती हो गई थी और उसमें हमने सोचा कुछ और था और ये हो गया मसला, तो जनाब ये सॉरी। और फिर एक दो मीटिंग्स होती हैं हमारे जनरल्स के साथ और वो नहीं। मैं तो यहाँ तक भी कई दफ़ा सोचता हूँ कि कभी कभी ऐसी गलती है साल में एक दो दफ़ा हमें भी कर लेनी चाहिए। एब्सोल्युटली, देखिए ये हमने मजम्मत की है उसकी और हम करेंगे, और इसको एब्सोल्युटली हमें हमारे जो फौजी जवान है या सिक्योरिटी पर्सनल, मैं मजीद बात करूंगा डॉक्टर साहब, लेकिन जरा छोटा सा जंप लेते हैं और चलते हैं सरदार अब्दुल कयूम साहब के पास, मुमताज़ कश्मीरी रहनुमा और साबिक सदर आज़ाद कश्मीर, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और व्हाट नॉट। सरदार साहब अस्सलाम वालेकुम जी। सरदार साहब, यौम इल्हाक़े पाकिस्तान और ये इस सिलसिले में तकारीब का सिलसिला जारी है। आपको मालूम है आपने कश्मीरी स्ट्रगल जो है वो देखी है। आपकी आवाज थोड़ी सी गड़बड़ है जी। बहुत गड़बड़, आपकी आवाज। चले मैं कोशिश करता हूँ आपसे दोबारा रब्ता हो और मैं अपने पैनल प्रोड्यूसर से कहूंगा कि सरदार साहब के साथ दोबारा रब्ता किया जाए और प्रेफरेबली अगर लैंडलाइन मिल जाए तो वो ज्यादा बेहतर है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, डॉक्टर साहब आपकी बात तो ठीक है, इसमें सॉवरेनिटी की बात है। सरमा साहब ये बताएं कि इस सिचुएशन में जहाँ पे देयर आर टू अनइक्वल पार्टनर्स, ठीक है, जिसमें एक बहुत जाइगेंटिक फोर्स है और हम लोग जो कुछ भी हैं चाहे हैं तो छोटे ना, इसमें कैसे डील किया जाए अमेरिकन के साथ विच इज सो कॉल्ड सुपर पावर? देखिए जी, इसमें वी आर नॉट ओनली टू एक्टर्स, देयर इज अ थर्ड एक्टर जो कि अफगानिस्तान है, जो कि से अमेरिका की बी टीम है कि जब उन्होंने कुछ ऐसी, आई एम सॉरी टू कट शॉर्ट, मैं दोबारा आपसे बात करूंगा, लेकिन चलते हैं जरा दोबारा सरदार कयूम साहब के साथ। लगता है कि आवाज अब जरा बेहतर है। सरदार साहब, इज दैट ओके नाउ? ठीक है जी। अच्छा सरदार साहब, यौम इल्हाक़े कश्मीर, यौम इल्हाक़े पाकिस्तान जो है कश्मीरियों ने मनाया है और 13 जुलाई के हवाले से जरा बात करना चाहेंगे। आपकी भी स्टेटमेंट आई है कि जो कश्मीरीज हैं वो तो पाकिस्तान के लिए फौज का काम कर रहे हैं और ये सारा सिलसिला जो है इस पर जरा थोड़ा सा डायलेट किया जाएगा कि क्या आपका मकसद क्या था ये कहने का? देखिए, गुजारिश ये है कि ये जो इलाके पाकिस्तान की तहरीक है जी, ये कोई किसी सियासी जमात या सियासी ग्रोह या सियासी मकसद मबनी नहीं है। ये तारीख का हिस्सा है और पाकिस्तान की तकमील का हिस्सा है। तकमील पाकिस्तान कश्मीर से ही हो सकती है, तो ये उस मकसद के लिए ये तहरीक चल रही है। एक बात तो ये है। दूसरा, मैंने ये कहा है कि जैसे आपने फरमाया कि पाकिस्तान की फौज है, आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान के दिफा का एक बड़ा अहम हिस्सा है, बहुत ही अहम हिस्सा है, और उसका दिफा सिर्फ फौज नहीं कर सकती बल्कि आज़ाद कश्मीर के 25-30 लाख लोग जो हैं वो उस दफा में शामिल है। पाकिस्तान की फौज के साथ उसी तरह खड़े हैं जिस तरह पाकिस्तान फौज खड़ी है। और ये जो नजरिया है इसके मानने वाले कोई किराएदार लोग नहीं है, न को मफादात से वाबस्ता है, बल्कि ये बिल्कुल खालिसतन पाकिस्तान के लिए और जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बना था उसके लिए ये 8 लाख दुश्मन की फौज के मुकाबले में खड़े हैं। और दुश्मन को पता है कि सिर्फ थोड़ी सी जो फौज है पाकिस्तान की और आज़ाद कश्मीर की, वहाँ ये सिर्फ उसी का काम नहीं है बल्कि ये 25-30 लाख लोग उनकी पुष्ट पर खड़े हैं। तो इसलिए हम बार बार ये कहते हैं कि पाकिस्तान जो आज़ाद कश्मीर के लोग हैं ये पाकिस्तान की बिला तनख्वाह फौज है अल्लाह के फजल करम से, और हमें इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं है और कोई नदामत नहीं है। लेकिन ये बताइएगा सरदार साहब कि आपने फरमाया कि ये तकमील पाकिस्तान की तहरीक है, और पाकिस्तान की तकमील जाहिर है कि बकौल आपके उस तक नहीं हो सकती जब तक कि कश्मीर हमारे साथ नहीं मिल जाता। बिल्कुल ठीक है। ये बताइएगा कि इस तकमील के लिए हम कर क्या रहे हैं? ये सवाल आप नहीं पूछते तो अच्छा होता। मेरा ख्याल है कि यहाँ पाकिस्तान में तो किसी को खुदा ने तौफीक नहीं दी कि इसके लिए कुछ करे। अलबत्ता हम कश्मीरी जो हैं दोनों तरफ, उस तरफ भी और इस तरफ भी, खुदा के फजल करम से अपने शौरी तौर पर सोच समझ के किसी मफाद की खातिर नहीं
बल्कि एक नजरिए और अकीदे की बुनियाद पर हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और आज़ाद कश्मीर के अंदर एक नजरियाती हुकूमत कायम है। और ये काफ़ी देर से मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो एक नजरियाती जमात है, बल्कि तहरीक है खुद, वो आज़ाद कश्मीर के अंदर और कश्मीर के अंदर पूरी तरह कुव्वत के साथ बरसरे पैदा। लेकिन सरदार साहब, ये जो आपने कहा कि पाकिस्तान कुछ नहीं कर रहा है, मेरा ख्याल है कि आप थोड़ा सा इसको शायद रीफ्रेज करना चाहेंगे, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम के मुतालिक आप ये बात नहीं कह सकते हैं। पाकिस्तानी मैं अवाम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हुकूमतों की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तानी अवाम ने तो सफर किया है अंग्रेजी वाला कश्मीर की वजह से। पाकिस्तान के अवाम तो रोज अव्वल से, बल्कि शुरू से जब ये करारदाद पाकिस्तान पास हुई थी मेरे भाई, उस वक्त भी कायदे आज़म की मौजूदगी में कश्मीरी डेलीगेशन मौजूद था और शामिल थे। तो इसलिए पाकिस्तान से मुराद ये नहीं है कि पाकिस्तान के लोग या मुल्क पाकिस्तान, बल्कि उससे मुराद हुकूमतें हैं कि वो उलझी रहती हैं, कभी किस जमात के साथ, कभी किस जमात के साथ, कभी क्या, कभी हमारे साथ लड़ाई, कभी झगड़ा, कभी दोस्ती। तो इसलिए मैंने कहा कि वो इम्पैक्ट जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। चलें सरदार साहब, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह करे कि वो इम्पैक्ट हो और आपकी काविशें जो हैं वो उनका कुछ ना कुछ फ्रूट जो है वो सामने नजर आए। चीज के अल्लाह रकम भाई, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, हम अल्लाह के फजल करम से अपने पुख्ता अकीदे के साथ खड़े हैं। कोई लेन देन का मसला नहीं है, बिजनेस नहीं है, ये तो एक अकीदे और ईमान का मसला है। चलें, थैंक यू वेरी मच सरदार साहब, आपसे इंशाल्लाह राब्ता रहेगा जी। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। सरदार कयूम साहब मुजाहिद अव्वल हमारे साथ मौजूद थे और वो बता रहे थे कि इलाके पाकिस्तान के हवाले से सिचुएशन जो है वो तकमील पाकिस्तान तक जारी रहेगी और यही एक ऐसा मिशन है जो सब पाकिस्तानियों को, कश्मीरियों को लेके जाना है। अब चलते हैं ज़रा मकबूजा कश्मीर, और मकबूजा कश्मीर में बात करते हैं मुमताज़ कश्मीरी रहनुमा शबीर शाह साहब के साथ। शबीर शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। शाह साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि पिछले दिनों में आपके ऊपर कातिलाना हमला कर दिया भारतीय सरकार के कुछ जो उनके वहाँ पे बड़े परवरदा किस्म के लोग हैं, उन्होंने, अभी आपकी क्या सूरत हाल है, आप कैसा फील कर रहे हैं, आपकी सेहत कैसी है? अल्लाह का करम है, उसकी इनायत है और लोगों की दुआओं से नई जिंदगी मिली और हमने सिटीजन रिमूव करवा दिए। और हम ये 60 साल से देख रहे हैं कि जो ऑक्यूपेशन फोर्सेज हैं यहाँ, उनकी तरफ से कितना जुल्म और तशद्दुद जम्मू कश्मीर के लोगों पे हो रहा है, खासकर मुसलमानों पर। तो वो आया है, तो दरगाह हजरत बल जो यहाँ शाइन है, जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोई मुक़द्दस है, जब शाइन बोर्ड का मसला हल हुआ, वो जमीन जिसको इनने लिया था तो वो जो कंसिल ऑर्डर करवा दिया, तो उसके बाद यहाँ गिलानी साहब ने ऐलान किया था दरगाह चलो, जिसकी हिमायत मीरवाइज उमर फारूक साहब कुल जमाती हुर्रियत काउंसिल के चेयरमैन ने भी की थी। लेकिन जब हम वहां पहुंचे तो सरकार ने, जो सो कॉल्ड यहाँ सरकार है, उनने ये ऐलान किया था कि हम वहां कोई सियासी तकरीर करने नहीं देंगे, जबकि हमने कहा कि हम करेंगे क्योंकि असासा हमारा है, मुसलमानों का है। तो जो ही हमने तकरीर करने में हम कामयाब हो गए, मोहतरम सहराई, मोहम्मद अशरफ सहराई साहब और मैं, उसके बाद एक पीसफुल तरीके से हम बाहर आए और हमने ऐलान भी किया था कि हम जुलूस की सूरत में जहां हमारी गाड़ियां हैं तो वहां तक, तो लेकिन एकदम पुलिस आई और जो बाहर की पुलिस है, सीआरपी और उनके ऑफिसर, तो लाजमन उन्होंने, एक ने तो मुझे पकड़ा है, दूसरे ने कलाशनकोव के बट से और टीयर गैस शेलिंग की। तो अल्लाह ने जान बचाई और मैं यही कहूंगा कि मैं अपनी कौम का मखरूज हूँ, जिनकी दुआओं से नई जिंदगी हमें मिली। बेशक, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये भी बताइएगा शबीर शाह साहब के आपके इन्हीं काविशों के दौरान गवर्नर राज नाफिज कर दिया गया है कश्मीर में, और भारतीय जो गवर्नर हैं अपॉइंटेड, जो उनके लोग हैं, वो अब डायरेक्टली रूल कर रहे हैं। दिल्ली जो है वो डायरेक्ट रूल कर रहा है। तो अब इसके बाद अब आपके पास क्या ऑप्शंस हैं? आप क्या इसके खिलाफ रेजिस्ट करेंगे? कैसे आप इसको ले रहे हैं? देखिए, इससे पहले भी दिल्ली, यहाँ कभी इलेक्शन हुए ही नहीं, बल्कि इलेक्शन नाम के होते हैं, यहाँ सिलेक्शन होती हैं। आपने हाल ही में इंटरव्यू पढ़ा होगा, जो रॉ के चीफ रहे हैं और अपॉइंटमेंट जो एनडीए सरकार के प्राइम मिनिस्टर के अटल बिहारी वाजपेयी साहब के रहे हैं दुलत, तो उनने पहले ही ऐलान किया कि आने वाले इलेक्शन में जो नेक्स्ट चीफ सो कॉल्ड चीफ मिनिस्टर होंगे वो उमर अब्दुल्ला होंगे। तो ये आया है, पॉलिसियां वहीं बन जाती हैं ताकि इंटरनेशनल कम्युनिटी को खाली दिखाने के लिए यहाँ वो इलेक्शन करवाए जाते हैं। और इलेक्शन आर्मी जहाँ 7 लाख फौज हो, जहाँ हर रूरल एरियाज में आपने गदर मचा के रखा हो,
जहाँ दबाव और दौर से लोगों से काम लिया जाता है, बिगाड़ी ली जाती हैं। तो इस लिहाज से हमें दुनिया ये जानती है, इन हालातों में हमने बाज़ाब्ता शुरू किया है कि हमने इलेक्शन बायकॉट की कॉल दी है और हम लोगों को अवेयर करेंगे कि इलेक्शन वोट आपके पास एक मुकद्दस अमानत है और ये वोट आप उन लोगों को मत दे दीजिएगा जिनने यहाँ आर्मी को जवाब बख्शा है रहने का, या जिनने STF को जवाब बख्शा है यहाँ रहने का, जिनने यहाँ डिस्टर्ब एरिया एक्ट और स्पेशल पावर्स एक्ट और पब्लिक सेफ्टी एक्ट लागू करवा दिया है, जिनने आपके घरों से 10,000 नौजवान लापता करवा दिए गए हैं, जिनने आपके गुमनाम कब्रों पर पता चला है 940 कब्रों का, जिसमें हमारे लफ्ज़ जिगर दफनाए गए हैं और जिनके चेहरे मस्क किए गए थे। और हाल ही में आपने यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट में भी देखा है, दुनिया भर में ये सिविलाइज्ड कौम जो कही जाती है कि दुनिया में सबसे बड़ी जमहूरियत हिंदुस्तान में है, लेकिन आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ और खासकर मुसलमानों के साथ कितना तशद्दुद किया जा रहा है। और जिन लोगों ने उनको दफनाया था उनके इंटरव्यूज जो आए हैं प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, तो रुंगटे खड़ा हो जाते हैं किस तरीके से 21 और 22 साल के नौजवानों के चेहरे मस्क करके फिर दफनाए गए हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, इसमें शबीर साहब, ये जो आप सिचुएशन बता रहे हैं, इसमें ही आपने कल का जो दिन था योम शुहदाए कश्मीर, जो 1931 वाला एक यादगार दिन है जिसमें अब्दुल कदीर नामी शख्स ने एक रोल प्ले किया था, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए, उनने तो आजादी की दागबेल डाली है और हम उनके भी बड़े कश्मीरी कौम उनको कभी नहीं भूल सकती है। उनने वो खुद एतमादी का सबक जो कश्मीरी कौम को दिया है और अपना खून दे के दिया है, और जो शहीद उन दिनों यहाँ श्रीनगर में हुए हैं और इस्लामाबाद जो है इंडियन हेल्ड कश्मीर जिसको अनंतनाग भी कहते हैं, वहां भी शहीद हुए हैं, राजौरी और पुंछ में भी और सोपोर में भी। और तब से आज तक जितने भी शहीद हुए हैं 47 में भी और 5 लाख के ऊपर से तजवुज किया गया, उन सभी के लोगों के मकरूज है। और सियासी क़यादत, आज़ादी पसंद क़यादत उन सभी की मकरूज है। और उनने जो राह हमने दिखाई है, जो उनने अपना काम किया है, वो अपने मुकाम को पहुंच गए हैं। अब ये हमारा काम है कि हम जब तक हमारी जिंदगी है कि जिस कौम ने आज़ादी के लिए और ऑक्यूपेशन फोर्सेस के लिए इतनी जानों की कुर्बानियां दी हैं, माली कुर्बानियां दी हैं, जानी कुर्बानियां दी हैं, हम वादाबंद हैं। बिल्कुल ठीक। हम आज भी यूनिफिकेशन के लिए जो काम कर रहे हैं, ये इससे भी बुखलाहट उन लोगों को आई है जो लोग ये चाहते हैं कि यहाँ की लीडरशिप डिवाइडेड रहे। और जो कल नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP का हाल रहा है, लोगों ने अपना फैसला उनको सुना दिया है। जो ये कह रहे थे कि हम यहाँ के हरदर्द लोग हैं, वो सब कुछ वहां ही भूल गए। आप मेरा ख्याल है कि महबूबा मुफ्ती साहिबा और उमर अब्दुल्ला साहब के साथ जो सलूक हुआ है उसकी बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, महबूबा जी की चप्पल भी वहां भूल गए और बस वो अल्लाह अकबर कुलू अल्लाह अहद का सहारा लेके भाग रहे थे। और उमर अब्दुल्ला साहब जो मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के पोते हैं, जिनने इस कौम को के साथ बड़ी जातियां की हैं 1975 के इकार के बाद, तो तब उनको भी उनने लोगों ने अपना पैगाम सुना दिया है कि आप ही लोग वो हैं जिनने यहाँ के कश्मीर के साथ हमेशा धोखा किया है। तो वो कल का लोगों का बिल्कुल ठीक। अच्छा, अल्लाह ताला करे, शबीर शाह साहब टाइम की किल्लत है, आपसे इंशाल्लाह राब्ता रहेगा। एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक और अल्लाह करे कि जल्द से जल्द आपको आज़ादी का सूरज जो देखना नसीब हो। थैंक यू वेरी मच। शबीर शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे अपना नुक्ता नज़र योम शुहदाए कश्मीर और इलाके पाकिस्तान के हवाले से। और इसमें ये भी सबक मिलता है कि जो लोग अपने लोगों की एस्पिरेशन के ख़िलाफ़ जाते हैं उनके साथ क्या क्या सलूक होता है और लोगों के दिलों में उनकी क्या वक़्त होती है। ये मेरा ख्याल है कि कल के वाक़े के बाद हमें सबको पता चल जाना चाहिए और इंडियन अथॉरिटीज़ को ख़ास तौर पे इसमें से मैसेज ले लेना चाहिए। एक ब्रेक का वक्त पहुँचा है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात आगे बढ़ाएंगे। प्लीज़ सिट टाइट, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन। हम थोड़ा सा लोड शेडिंग का भी शिकार हैं और ये अच्छा है कि इसी बहाने हमें भी पता चलता रहना चाहिए कि कौम किस कर्ब से गुजर रही है। बात कर रहे थे कश्मीर के हवाले से, अब वापस आते हैं टॉपिक पे जो हम बुनियादी तौर पर बात कर रहे थे। डॉक्टर साहब, एक चीज़ जो मैं पहले वैक्यूम की बात कर रहा था,
उस वैक्यूम में हमने देखा कि कुछ लश्कर वहाँ पे उस रीजन में बन गए हैं। अब ये जो लश्कर इस्लाम है, एक अंसारुल इस्लाम है, ये जितने इस्लाम है ये सारे वहाँ पे छोटे 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 ग्रुप्स में बन गए हुए हैं। अब मसला ये है कि रिट ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो ये लोग चैलेंज करते हैं, फिर आप कहते हैं जी कि रिट चूंकि चैलेंज हुई है तो हम एक्शन लेते हैं। अब अगर कोई ऐसा सेटल्ड एरियाज में भी और साथ साथ दूसरे जो एरियाज हैं उनमें भी कोई ऐसा बंदोबस्त किया जाए कि जिसमें ये वैक्यूम क्रिएट ना हो और बार बार की ये जो सिचुएशन है जहां पे हम बैक टू स्क्वायर वन पर आ जाते हैं तमाम कोशिशों के बावजूद, वो ना हो, इस तरह की पॉलिसीज के लिए जो पॉलिटिकल विल है, क्या वो गवर्नमेंट में आप देखती हैं कि है, वो करना चाहते हैं इस तरह का कोई काम? देखिए, इसमें जो आपने जितने इस्लाम का नाम लिया ना, फलाना इस्लाम और फलाना इस्लाम, एक्चुअल जो इस्लाम है उसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। वो सारा डॉलर स्पॉन्सर्ड इस्लाम है कि जब जिसको जिस वक्त ज़रूरत पड़ी और अपने इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए इस्लाम का नाम इस्तेमाल हुआ और सब ने उसके साथ फलाने लश्कर के साथ इस्लाम और वो आपने नरेट किया। ये हमारी बदकिस्मती है कि हमने इस्लाम को दुनिया के सामने तमाशा और मजाक बना दिया। और बीइंग अ मुस्लिम कंट्री हमें ये फ़ख्र होना चाहिए कि पाकिस्तान खुद एक इस्लाम के नाम पे वजूद में आने वाला मुल्क है। और आज पूरी दुनिया में हमारे करतूतों की वजह से, हमारे इन स्याह कारनामों की वजह से इस्लाम पूरी दुनिया के सामने तमाशा बन के हमारे लिए एक जो आइडेंटिटी थी, हमारी शनाख्त थी, हमारा फ़ख्र था, हम उसके डिफेंस में लग गए और हम अपने दीन को ही डिफेंड करते फिर रहे हैं इन चंद लोगों की गलत कार्यों की वजह से। और इसमें एब्सोल्युटली देखें, हमें वहाँ पॉलिटिकल विल को इंश्योर करना है और पॉलिटिकल विल भी है, पॉलिटिकल कमिटमेंट भी है, पॉलिटिकल टीम भी मौजूद है और उसकी एक कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। असल काम जो वहाँ पे इस वक्त सिचुएशन है वो आइडियल है आपके लिए, पॉलिटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है जो लोगों ने इलेक्ट की है, तमाम लोगों के साथ उनके रवाबित मौजूद हैं और वो लोगों की पैटर्नाइजेशन है और वो वोट लेके वो लोग अगर रिजल्ट्स नहीं आते हैं तो फिर कैसे आएंगे? रिजल्ट आएंगे, इंशाल्लाह आएंगे, क्योंकि एक जो कम्युनिकेशन गैप था, एक कोऑर्डिनेशन गैप था, एक जो सिस्टम और सेटअप पहले से मौजूद था, उसके बाद एक नए सिस्टम को वहाँ आपने जब इंडक्ट किया, आपने वहाँ इंट्रोड्यूस किया, तो एब्सोल्युटली वहाँ प्रॉब्लम्स आई हैं। अब हमें वहाँ पे एक गैप क्रिएट हुआ है और उसका वक्ती तौर पे बेनिफिट लेने की कोशिश की गई है, लेकिन अल्टीमेटली जो हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट और पॉलिटिकल फोर्सेस हैं वही डोमिनेट करेंगी और इन टेररिज्म एलिमेंट्स जो हैं, जो स्पॉन्सर्ड टेररिज्म उस इलाके में जो आपने सेटल्ड एरिया के अनलकीली वो वहाँ तक ट्रैवल हुआ है और सेटल्ड एरिया के अंदर जो कुछ हो रहा है आप उसमें फॉरेन एलिमेंट्स को निगेट नहीं कर सकते। मान लिया फॉरेन एलिमेंट्स हैं उसमें। एक और चीज सलमा साहबा जो कही जाती है वो ये है कि जी वो इलाका जो है वो बड़ा पसमानदा है, बड़े गरीब लोग हैं वहाँ पे और वहाँ पे तरक्की और रोजगार के अगर मौके दिए जाएंगे तो वहाँ पे हालात बेहतर हो जाएंगे। ये अमेरिकन का एक और ये भी कॉन्सेप्ट है। उसके लिए उन्होंने रिकंस्ट्रक्शन अपॉर्चुनिटी जोन ROZs का एक कॉन्सेप्ट दिया जिसपे अभी तक हमने देखा है कि कोई खास डेवलपमेंट नहीं हुई है। क्या वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स हैं, तरक्की और रोजगार जो है वो उसका हल है, यही है? देखिए जी, एक चीज़ दूसरे का नेमुल बदल नहीं हो सकती, दोनों चीज़ें साइड बाय साइड जानी है। आप एक तरफ स्टिक यूज़ करें, एक तरफ कैरेट यूज़ करेंगे। ये जिन लश्कर और सारे इनके आप नाम ले रहे हैं, इनमें से कुछ तो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि मौके की मुनासबत देखते हुए कि वहाँ एक लॉलेसनेस है और लोग जो हैं बहुत एक अनरेस्ट है, तो उस चीज़ को कैश कराते कराते ये लोग पावरफुल हो गए। ठीक है जी, एक तो वो एलिमेंट्स हैं, एक वो एलिमेंट्स हैं जो स्पॉन्सर्ड हैं एक्सटर्नल फोर्सेस के हाथों। आई डोंट नो वाई, पर हम लोग जो मेन एक्सटर्नल हमारे एनिमीज़ हैं जो कि हमेशा से हमारी स्टेट को डिसरप्ट और बर्बाद करने पे तुले हुए हैं, उनका नाम लेते हुए हम बहुत झिझकते हैं, हालांकि वो हमारा नाम लेते हुए कभी भी नहीं झिझकते। बलूचिस्तान में उन्होंने क्या किया है, NWFP में क्या किया, बट वी नेवर टेक देयर नेम। इंडिया हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ठीक है। इस प्रोग्राम में आप बिल्कुल जिसका नाम लेना चाहते हैं ले सकते हैं जी। इन प्राइवेट सिटिंग्स वी वेरी बोल्डली से कि जी हाँ हमें पता है कि रॉ का हाथ है और हमें पता है कि जी फलां का हाथ है। और अफगानिस्तान में कंधार में जितने खुले हैं कौंसिल, जरूरत खोलें, कहीं जरूरत ही नहीं है, आपको जरूरत ही नहीं है कोई एक काउंसलेट खोलने की भी।
इंडिया आपने के अपने खोले काम हैं। करना, आप कहीं भी कर सकते हैं, आप किसी भी कैपेसिटी में एज एन एनजीओ वर्कर भी कर सकते हैं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, अब हमारे आपस में डिबेट्स ये होती हैं कि जी 6 काउंसलेट्स खुल गए तो 14 काउंसलेट्स खुल गए हैं, शुरू में 14 थे अब वो 6 पे आ गए। दैट डजंट रियली मैटर मच, बट द प्रॉब्लम इज कि आपको अपने ही लोगों को वापस कैसे लाना है। ठीक है, और उसके लिए आपको डेवलपमेंट भी करनी है। पर आप ये देख रहे हैं कि जी बच्चियों के स्कूल उड़ाए जा रहे हैं, तरक्की की जहाँ जहाँ वो बुनियाद डालते हैं उस चीज़ को वो बर्बाद करें, तो उसके लिए आपको लोगों को बहुत ग्रास रूट लेवल पे, इट्स अ वेरी टीडियस प्रोसेस, आपको लोगों को समझाना पड़ेगा। और अगेन वही बात है कि अभी मौका कोई नहीं है जहाँ एक एथनिक पख्तून ANP गवर्नमेंट, जो कि वहाँ के लोगों को जब वो आए थे तो उन्होंने कहा था वी नो देम बेटर। आप किसी से भी पूछें वो कहते हैं कि जी इनसे ज़्यादा बेहतर NWFP के हालात को या नब्स को कोई नहीं समझता। बिल्कुल ठीक। तो अगर अभी नहीं चीज़ बदल सकी तो फिर इस चीज़ का समझना बहुत मुश्किल है। दैट इज द क्वेश्चन। हम नाज़रीन यहाँ पे एक और ज़रा जंप लेते हैं और मकबूजा कश्मीर और वापस पाकिस्तान से अब दौरा चलते हैं न्यूयॉर्क और बात करते हैं वहाँ पे रिनाउंड जर्नलिस्ट मोहसिन ज़हीर से और उनसे पूछते हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो हमारे वज़ीर ख़ारजा हैं उनका दौरा अमेरिका कैसा रहा। मोहसिन अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। मोहसिन ज़रा बताइएगा कि शाह महमूद कुरैशी साहब न्यूयॉर्क गए, उधर से वाशिंगटन गए, वाशिंगटन से वापस न्यूयॉर्क आए और उन्होंने वहाँ पे कम्युनिटी से भी खिताब किया। बताइएगा कि उनका दौरा ओवरऑल कैसा रहा, क्या उसमें जो वो टारगेट्स लेके गए थे वो अचीव हो गए हैं या उनमें कुछ कमी बेशी रही है। वॉर ऑन टेरर के हवाले से अमेरिका के जो कंसर्न्स थे वो ख़त्म हुए हैं या कम हुए हैं, कैसा रहा दौरा? जी, मैं शाह महमूद कुरैशी वजीर खारजा बनने के बाद ये उनका पहला दौरा अमेरिका था और वो 2 मकासद लेकर यहाँ आए थे। पहला मकसद उनका था कि अक़वाम मुत्तहिदा जाएं और वहाँ सेक्रेटरी जनरल बान की मून समेत सलामती कौंसिल के अरकान और दीगर मुख्तलिफ सफारती हुकाम से उन्होंने तफसीली मुलाकातें की और ये मुलाकातें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद कत्ल केस की अक़वाम मुत्तहिदा से जो तहकीकात का पाकिस्तान की दरख्वास्त है उस सिलसिले में थी। इस सिलसिले में एक अहम पेशरफ्त ये हुई कि सेक्रेटरी जनरल बान की मून से मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि यूनाइटेड नेशन जो है वो इस बात पर रजामंद हो गई है, इत्तफाक हो गया है कि कमीशन कायम किया जाएगा कि जो इस कत्ल केस की तहकीकात करेगा। ये जो कमीशन है इस के बारे में सिर्फ ये पेशरफ्त हुई कि कमीशन के क्याम पर जो रजामंदी होगी है, ताहम इसकी जो मोडेलिटीज हैं वो बाद में तय की जाएंगी। मोडेलिटीज में ये भी है कि इसको फंड कौन करेगा? जी, मोडेलिटीज जो है ना उसमें 4-5 चीजें। नंबर 1 इसकी नेचर क्या होगी कमीशन की। नंबर 2 इसकी फंडिंग जो है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन के पास फंड नहीं होते तो जनरेट करने पड़ते फंडिंग कौन करेगा। फिर इसकी कंपोजिशन जो है वो क्या होगी, किस तरह ये कौन से अरकान होंगे और किस टाइप का ये कमीशन होगा। और नंबर 4 जो था उसमें ये है कि जो कमीशन कायम किया जाए उसको अनहिंड्रड जो एक्सेस हो इंफॉर्मेशन की तरफ। तो ये सारी चीजें हैं। और इस कमीशन की जब हमने पूछा कि शाह महमूद कुरैशी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बाद में उन्होंने कम्युनिटी से खिताब के दौरान भी पूछा कि पाकिस्तान किस टाइप का कमीशन चाहता है, आप फैक्ट फाइंडिंग कमीशन चाहते हैं या आप जो एक इन्वेस्टिगेटिव टाइप कमीशन कायम करना चाहते हैं। तो उनका एक जो एग्जैक्ट टर्म यूज की वो कह रहे थे कि पाकिस्तान चाहता है कि कमीशन जो आइडेंटिफाई करे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो कत्ल केस के जो कल्प्रेट्स हैं, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और जो फाइनेंसर हैं। उसके बाद तो इसमें मोहसिन ये भी हमने सुना है कि उन्होंने बैतुल्ला मसूद की तरफ जो पहले पिछली गवर्नमेंट ने कहा था कि उनका हाथ है, तो इसको उन्होंने उस तरह नहीं तयक्कुन के साथ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि हो और हो सकता है कि ना हो। तो इस पर भी बात हुई है। एक्चुअली इस मसले पर शाह महमूद कुरैशी जो थे उन्होंने काफी मोहतात और अपना इख्तियार किया हुआ था, अपना जो है रवैया इख्तियार किया हुआ था। और यहाँ तक भी पूछा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी जिंदगी में ये इस खदशे के तहत कि अगर उन्हें असैसिनेट कर दिया जाए तो कुछ अफराद के नाम लिए थे, तो उनके बारे में हुकूमत की इस वक्त क्या पॉलिसी होगी, क्या आप चाहेंगे कि वो मुल्क के अंदर रहें या उन्हें कस्टडी में लिया जाए या उनके नाम ESL एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाले जाएं। तो उन्होंने कहा कि ये सारी बातें हम चाहते हैं कि कमीशन जो है वो तय करे, पाकिस्तान गवर्नमेंट या हम उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, हम एक गैर जानबदाराना। आप शायद ECL की बात कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइएगा मुझे कि जब उनसे बात हुई है तालिबानाइजेशन के हवाले से और वॉर ऑन टेरर के हवाले से,
तो क्या कोंडोलीज़ा राइस साहिबा के जो कंसर्न्स थे, अमेरिका के जो कंसर्न्स थे, वो कम हुए हैं इस दौरे के बाद? मैं समझता हूँ कि यहाँ पे एक चीज जो अभी तक पाकिस्तान और अमेरिका दोनों अपनी अपनी जगह पर एक मौक़िफ़ पर कायम है। शाह महमूद कुरैशी ने कोंडोलीज़ा राइस और उसके बाद अमेरिका की कौमी सलामती के जो मशीर हैं जेम्स हेडली, उनसे तफसीली मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद उन्होंने ऑन दी रिकॉर्ड बताया, उन्होंने कहा कि मैंने कोंडोलीज़ा राइस से कहा है कि जो आप समझते हैं कि अफगानिस्तान का मसला सिर्फ बाय फोर्स हल किया जाएगा, ये ऑप्शन जो है ये काफी नहीं है और ना ही ये मसले का हल है। इसके लिए आपको मुख्तलिफ ऑप्शन इस्तेमाल करने होंगे और उसमें डायलॉग भी है, उसमें जो है दीगर जो अरबे हैं वो भी इस्तेमाल कर। ये बताइएगा, आखिर क्वेश्चन ये है कि अमेरिकन मीडिया जो है वो बड़ा स्केयर क्रिएट कर रहा है। मैं न्यूयॉर्क टाइम्स को भी देख रहा था, उन्होंने परसों चौथ भी एक लिखा एक एडिटोरियल, आज भी उन्होंने एक स्टोरी दी हुई है न्यूयॉर्क टाइम्स ने कि जी ज़ियारत में जो मार्बल है उसके ऊपर तालिबान ने कब्जा कर लिया है और तालिबान की फंडिंग जो है वो मार्बल क्वारी से हो रही है, लिहाजा ये तमाम मामला जो है वो तालिबान को जिंदा रखने के लिए पाकिस्तान कर रहा है। तो इस तरह का जो अमेरिकन मीडिया है वो स्केयर क्यों क्रिएट कर रहा है? एक्चुअली पिछले कुछ 3-4 माह से मुसलसल अमेरिकन मीडिया में एक चीज पोर्ट्रे की जा रही है कि पाकिस्तान का जो बॉर्डर एरिया है उस पर तालिबान और अलकायदा की एक्टिविटीज दोबारा बढ़नी शुरू हो गई हैं। इस सिलसिले में सिर्फ अमेरिकन मीडिया नहीं, बुश इंतजामिया और उनके तमाम अरकान जो है वो भी जोर देकर ये बात कर रहे हैं और इस हवाले से मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं। जहाँ तक अमेरिका का मौक़िफ़ है, अमेरिका ये चाहता है कि पाकिस्तान में तालिबान और अलकायदा की जो पावर है उसको रोल बैक करके पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे ले जाया जाए। उसके बरक्स जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है वो कह रहे हैं कि जिस हद जहाँ पे ताकत का इस्तेमाल है वहाँ पर ताकत का इस्तेमाल करें और जहाँ पर दूसरे ऑप्शन है तो वहाँ जरूरी नहीं कि आप ताकत का इस्तेमाल करें। और शाह महमूद कुरैशी ने भी ये कहा कि जो अगर अमेरिका चाहता है कि उनकी पाकिस्तान में एक इज्जत हो तो उन्हें पाकिस्तान के अवाम तक और रसाई बिल्कुल ठीक है। मोहसिन, टाइम की किल्लत है, आपसे इंशाल्लाह रब्ता रहेगा। थैंक यू वेरी मच और आपसे ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टर ट्रिप टू द यूएस इंशाल्लाह रब्ता रखेंगे और मुलाकात भी आपसे रहेगी। थैंक यू वेरी मच। मोहसिन ज़हीर साहब हमारे साथ मौजूद थे और शाह महमूद कुरैशी साहब के दौरे अमेरिका के बारे में बता रहे थे। शाह महमूद कुरैशी साहब न्यूयॉर्क से लंदन के लिए निकले हैं और वहाँ पे उम्मीद है कि उनकी मुलाकात नवाज शरीफ साहब के साथ भी होगी और देखते हैं कि वहाँ से क्या बरामद होता है। अल्लाह करे कि खैर बरामद हो। ये बताइएगा डॉक्टर साहब कि एक अमेरिकन टर्म है टू विन हार्ट्स एंड माइंड्स एंड हार्ट्स ऑफ द पीपल। अब ये जो हमारा इलाका है फाटा का, उसमें हार्ट्स एंड माइंड्स इस तरह तो नहीं विन होते कि आप आएँ और ऊपर से ड्रोन्स भेजें और लोगों को मार दें। इस तरह हार्ट्स एंड माइंड्स विन नहीं होते हैं। डू यू एग्री विद इट? आई एब्सोल्युटली एग्री, क्योंकि बेसिकली जो बात ये है कि एक जनरेशन ने उस क्राइसिस से गुजर के एक पीढ़ी जो थी वो जवान हुई है, एक बुढ़ापे की तरफ गई है और एक अभी जो है जवानी की तरफ बढ़ रही है। हमें जो दो पीढ़ियों ने जंग लड़ी, एक ही फलसफे, एक ही सोच पे, एक ही आइडियोलॉजी और एक ही स्ट्रगल पे लड़ी और उसको जहाद का नाम दिया गया और उसको इस्लामाइजेशन का नाम दिया गया। अब आपको उसके अंदर चेंज लाने के लिए एटलीस्ट जो आपकी वो जवानी की तरफ बढ़ती हुई यूथ है उसको आपने ट्रेन करना है और उसको मेंटली जो है प्रिपेयर करना है और उनके कॉन्सिक्वेंसेस और जो हैजर्ड्स हैं इस सारी अनरेस्ट के वो उन तक कम्युनिकेट करने। अब उसके लिए बेस्ट टूल इज कि उनको एजुकेट किया जाए, उनको वहाँ पे पॉवर्टी का आपने जिक्र किया, वो पॉवर्टी जो है वो एक मेन एलिमेंट है जिनको बाय कर लिया जाता है, उनको कोई ना कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट शो करके उनको जहादी तंजीमों में शामिल कर लिया जाता है। अगर हम पॉवर्टी रिडक्शन स्ट्रेटजी के साथ जाएं और वहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज थे, वहाँ जो आपने जिक्र किया था रिकंस्ट्रक्शन एंड एक जोन अमेरिका वहाँ पे उससे फायदा हो सकता है। सलमा साहब, आखिर में ये बताइएगा कि ये जो हमारी जंग चल रही है, कुछ लोग ये कहते हैं कि ये अमेरिका की जंग है एंड वी आर द बैटल ग्राउंड और यहाँ पे हम उसको सिर्फ लड़ रहे हैं, है उनकी जंग जो हमने यहाँ पे ले आए हैं। एक तो ये बताइएगा कि आप इससे एग्री करती हैं या नहीं करती हैं, और अगर करती हैं तो फिर ये बताएं कि फिर हमारे पास हल क्या है इसको टैकल करने का, कैसे टैकल किया जाए? देखिए जी, अनफॉर्चुनेटली हमारी हमेशा से पिछले 20-25 साल का जोग्राफिकल अनफॉर्चुनेट
सिचुएशन ये है कि अफ़गानिस्तान में अगर सोवियत यूनियन आया तो वो पाकिस्तान की जंग ऑटोमेटिकली बनी। पाकिस्तान कुड नॉट डू एनीथिंग बट टू बी पार्ट ऑफ दैट वॉर। ठीक है, डेफिनेटली आज हम क्रिटिसाइज करते हैं, वी कुड डू अ लॉट बेटर। बहुत सारी चीज़ें थी जिनको हम अवॉइड उस वक्त कर सकते थे, पर पाकिस्तान का उस जंग में हिस्सा लेना बिल्कुल यकीनी था और वो होना था जिस तरह हुआ। जाहिर है हर चीज़ का एक फॉल आउट होता है, बहुत ड्रास्टिक भी हो सकता है, हम लोगों ने बहुत उसका ड्रास्टिक नतीजा देखा है। मौजूदा वॉर भी जब अफ़गानिस्तान में आई, एक चीज़ हम लोगों को माननी पड़ेगी, माजी में बहुत गलतियां भी हुई हैं, हर किस्म के हुक्मरानों से गलतियां हुई हैं, इलेक्टेड गवर्नमेंट से भी, नॉन इलेक्टेड गवर्नमेंट से भी। तालिबान की जो पॉलिसी थी और सारी चीज़ को लेके उसका पाकिस्तान के ऊपर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है। उसकी वजह से पाकिस्तान इस जंग का हर सूरत हिस्सा बना। पाकिस्तान के पास ऑप्शंस थी, हम कुछ चीज़ें बेहतर तरीके से कर सकते थे। वो जो आप कह रहे हैं कि लाइन ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी थी। जहाँ तक एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, वो सारी दुनिया में है, और अमेरिकन आर ट्राइंग वेरी हार्ड अपने थिंक्स टैंक्स के थ्रू कि जी एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट कैसे दूर किया जाए। पाकिस्तान में क्या होगा, पाकिस्तान को क्या करना है, ओनली वी कैन ब्रिंग बैक आवर हाउस इन ऑर्डर। बिल्कुल सही, अगर हम अपना घर जो है वो दुरुस्त कर लेते हैं तो मामला जो है बेहतर हो सकते हैं, इंसेंटिव्स और सारे बहुत जो सारी पैकेजेस चीज़ों हैं की वो दिए जा ज़रूरत सकते हैं। है। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाएं और एक ऐसे टॉपिक पर कि जो थोड़ा सा ज़रा डिफरेंट है आपके इलाके से, चूँकि सियालकोट से आप ताल्लुक़ रखती हैं, लेकिन आपने माशाल्लाह उसके साथ खासा उसका हक अदा किया है। सलमा मलिक साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम, और आपको मालूम है कि हमारा जो अगला प्रोग्राम होता है वो 10:05 पर होता है। उसमें हम दोबारा दिन भर की अपडेट्स के साथ दोबारा हाज़िर खिदमत होंगे। हमारा जो ईमेल एड्रेस है वो नोट कर लीजिएगा, israr@ptv.com.pk, israr@ptv.com.pk। इस पर आप हमें ईमेल्स कर सकते हैं। और 10:05 पर रोज़नामा के साथ आफ्टर खबरनामा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।